नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण 20 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? चलिए बताइए अपने आंसर। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा का प्रयोग। चलिए बताइए आप लोग अपने आंसर। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो एक बच्चे की एज होती है वो बहुत कम होती है। ये मान लीजिए आप 3 से लेके 6 साल तक का जो बच्चा होता है, प्राथमिक स्टेज में होती है एज, तो पढ़ाने की उत्सुकता आपकी होगी पॉजिटिव है, हो सकती है मे बी। सेकंड है धैर्य व दृढ़ता, ये भी हो सकती है। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, तो ये टीचर के ऊपर है, टीचर में होगा, लेकिन आपको पढ़ाना तो बच्चों को है, तो ये थोड़ा नेगेटिव चला जाता है। अति मानक भाषा का प्रयोग, देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूलों में, वो आप अति मानक भाषा का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है उन्हें कुछ समझ में ना आए, तो आपको ये नहीं करना है। इसके लिए आपको उनकी मातृभाषा का प्रयोग करना है। तो इसका हो जाएगा धैर्य व दृढ़ता, बी ऑप्शन इसका सही होगा। वो इस वजह से कि बच्चे बहुत छोटे हैं, पता नहीं आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपको परेशान भी कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन आपको धैर्य नहीं छोड़ना है और दृढ़ता के साथ उन्हें पढ़ाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ए, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, बालक के घर में या ऑडिटोरियम में? चलिए बताइए आप लोग अपना आंसर। देखिए आपको बताऊं मैं, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। और संज्ञानात्मक विकास जो होता है, चिंतनशील सोच, बुद्धि, इन सब से कनेक्ट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे कॉग्निशन में जो चीजें हम थिंक करते हैं, बुद्धि का डायरेक्ट कनेक्शन होता है संज्ञानात्मक विकास से। हमारी सोच, बुद्धि, चिंतनशील सोच। तो जो खेल का मैदान है, ये ऑप्शन, अगर यहाँ पे खेल का मैदान होता या क्रिकेट मैच का मैदान होता तब यहाँ पे हो जाता ए ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है संज्ञान की, इसलिए इसका ए ऑप्शन ना होकर इसका होगा बी ऑप्शन, विद्यालय एवं कक्षा में। और यहाँ पे अगर शारीरिक विकास की बात होती तब इसका आंसर होता खेल के मैदान में, क्योंकि शारीरिक विकास को खेल के मैदान में ही सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है और संज्ञान को किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, क्या कहलाती है? ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए बताइए आप लोग आंसर। और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, ये प्याजे की ये अवस्थाएं हैं, प्याजे ने दी थी चारों अवस्थाएं। तो बताइए आप कि जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो कौन सी अवस्था में है वो? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है लगभग 0 से 2 वर्ष के बीच, बहुत छोटा बच्चा होता है। और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक।
के जो बच्चे होंगे वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएंगे प्याजे के अनुसार, और तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष के ऊपर होती है। अब तो ये 4 भागों में प्याजे ने बांटा है अवस्थाओं में। तो यहां पे पूछा था तार्किक रूप से। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष एज होती है, तो इसमें तो बच्चा बहुत छोटा होता है, तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता है। लेकिन 7 से 11 वर्ष में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, समाज में घुलने मिलने लगता है और तर्क प्रस्तुत करने लगता है। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं घटनाओं का चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में नैतिकता की स्थापना हेतु सर्वोत्तम मार्ग क्या है? चलिए ऑप्शन ए है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, ऑप्शन बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी है उनकी मूल शिक्षा का मूल्यांकन करना, या डी उन्हें प्रातःकालीन सभा का उपदेश देना। चलिए बताइए आप लोग अपने आंसर। देखिए आप लोग, कोई बच्चा है उसे धार्मिक पुस्तक में पढ़ाओगे आप, क्या मतलब उसे पता ही नहीं है कुछ, ना ही समाज के बारे में ना ही पुस्तकों के बारे में, तो ये तो आप करेंगे नहीं। ऑप्शन सी देख लेते हैं, उनकी मूल शिक्षा का मूल्यांकन। एक छोटे लेवल पर बच्चों की आप शिक्षा का मूल्यांकन कैसे करेंगे? जब आप उनको कुछ सिखाएंगे उसका मूल्यांकन होता है, तो बगैर कुछ सिखाए आप उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देकर। उपदेश देने से कोई सीखता नहीं है। और ऑप्शन बी में है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करके। छोटे बच्चे होते हैं वो अनुसरण के द्वारा सीखते हैं, जैसा आप बर्ताव करेंगे उनके सामने वैसा ही वो सीखते हैं। इसलिए कहते हैं परिवार में कि छोटे बच्चों के सामने अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, अच्छे उपदेश देना चाहिए, ताकि वो दूसरों को देख के खुद वो पालन कर सकें अपनी रियल लाइफ में। इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करके। चलिए देखते हैं अगला। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहे हैं, किसी ना किसी टेट पे एग्जाम में या सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए आप लोग, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूं मैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान में किसी भी बच्चे को टीचर के द्वारा उपहास नहीं उड़ाना चाहिए किसी बच्चे का, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे प्रतिभाशाली हो या प्रखर बुद्धि हो, सब बच्चों का आदर करना है टीचर को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? यह क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड टेट 2011 में क्वेश्चन आया है। चलिए बताइए आप लोग, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है 6 से 14 वर्ष, बी है 7 से 13 वर्ष, सी है 5 से 11 वर्ष, या डी है 6 से 12 वर्ष। चलिए बताइए आप लोग अपने आंसर। और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड होता है। चलिए फिलहाल मैं इसका आंसर पहले बता रहा हूं। ये होगा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार ने किया है प्रत्येक राज्य में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, अगर यहां पे दिव्यांग हो जाए, डिसेबल बोलते हैं दिव्यांग,
दिव्यांगों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सरकार ने कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया है? अगर क्वेश्चन ये आ जाए, अगर सामान्यतः बच्चों के लिए आता है तब 6 से 14 वर्ष राइट होगा आंसर, और अगर दिव्यांग जुड़ के आ जाए यहां पे तो उसकी एज होती है 6 से 18 वर्ष। 6 से 18 वर्ष तक के सभी दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। बताइए आप लोग। चलिए मैं आपको बताता चलूं। बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि होती है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि का सबसे पहले संप्रत्यय दिया था स्टर्न ने। आप नोट कीजिए, सबसे पहले संप्रत्यय दिया था स्टर्न ने। स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया था। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सेकंड, बुद्धि लब्धि का मापन सबसे पहले किया था टर्मन ने। और मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था बिने ने। चलिए आपने नोट डाउन किया। बुद्धि लब्धि को सबसे पहले बताया स्टर्न ने, मापन सबसे पहले किया टर्मन ने, और मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया बिने साइमन ने। ये 2 वैज्ञानिक थे एक्चुअल साथ में, बिने साइमन। आप बिने भी हो तो कोई गलत नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, बच्चे की मानसिक आयु मतलब इमेजिनरी एज इज इक्वल टू 5। उसकी वास्तविक आयु रियल एज 4 वर्ष है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि बतानी है तो होती है IQ इज इक्वल टू IA मानसिक आयु अपॉन RA वास्तविक आयु रियल एज इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखते हैं IQ इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 इंटू 100। ये डिवाइड करेंगे, ये हो गई 125। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का? चलिए बताइए आप सब लोग, परिवार एक कैसा साधन है? चलिए बताऊं आप लोगों को मैं। औपचारिक शिक्षा जो होती है वो मुख्यतः विद्यालयों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों या टीचर के समक्ष प्रस्तुत होकर दी जाती है। औपचारिक शिक्षा होती है जो स्कूलों में, कॉलेज
या कोचिंग में टीचर के सामने प्रस्तुत करके दी जाती है औपचारिक शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा होती है कि दो इंसान भले ही कितने दूर हों, जैसे अभी आप और हम लोग हैं, यूट्यूब के माध्यम से और बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे दूरस्थ शिक्षा के साधन हैं। तो ये हो गई दूरस्थ शिक्षा। यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया के जितने भी साधन हैं अपने पास अवेलेबल, वो दूरस्थ शिक्षा में आते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा होती है बगैर विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा के सहयोग के, जो शिक्षा प्रदान की जाती है परिवार के लोगों से, भाई से या माता से या पिताजी से या बड़े लोगों से, परिवार में रह के जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये ग्रहण की जाती है परिवार से। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किससे संबंधित है? इसके पहले भी पियाजे के क्वेश्चन में भी बात हुई थी, लास्ट क्वेश्चन में। चलिए बताइए आप लोग। ए है सामाजिक मुद्दों से सारोकार, बी है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, सी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता और डी है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता। चलिए बताइए आप लोग। और आपको बताऊं, पियाजे ने 4 स्टेज में विभक्त किया है विकास के चरणों को एज के अनुसार। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो बताया है आपको, उनकी एज भी बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। क्योंकि इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चे की एज जो होती है वो लगभग 0 से 2 वर्ष होती है। बहुत छोटा बच्चा होता है कि उसको सामाजिक मुद्दों के सारोकार से तो कोई मतलब है नहीं। बहुत छोटा 2 वर्ष का बच्चा क्या सामाजिक करेगा। और तार्किक रूप से समस्या समाधान की, तो छोटे बच्चे में तर्क तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी वो बोलना भी ढंग से नहीं जानता है और विश्लेषण करने की भी योग्यता नहीं होगी। अनुकरण होता है, छोटे बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए है केवल अनुवांशिकता का, बी पालन पोषण और शिक्षा का, सी केवल वातावरण का, डी वातावरण और अनुवांशिकता दोनों की अंतःक्रिया का। बताइए आप लोग। चलिए बताइए आप लोग अपना आंसर। मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है वो किसका है? देखिए आपको बताऊं मैं, जो केवल अनुवांशिकता का तो है नहीं, पालन पोषण और शिक्षा का भी नहीं है, केवल वातावरण का नहीं है। जो मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है वातावरण और अनुवांशिकता दोनों की अंतःक्रिया से फलित होता है। मानव व्यक्तित्व जिस वातावरण में रहता है वो भी उसमें इंक्लूड होता है, और अनुवांशिकता तो स्थिर है ही, तो वो तो आती ही है। तो इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है मानव व्यक्तित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई? और ये टेट में कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। टीटी का जो लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन उठा के भी देख सकते हैं आप लोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए आप लोग अपना आंसर। इसका आंसर है 1988। कुछ किताबों में इसका आंसर 1987 भी दिया रहता है, पर एनसीईआरटी में 1988 दिया है, तो आपको इसे सही मानना है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आपको बता दें थोड़ा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कूलों तथा विद्यालयों में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने से है, जैसे कि चार्ट हो गया, टेबल हो गया,
कुर्सी, और गणित की तमाम शिक्षण सामग्री जो भी आती हैं इसमें, टेबल, कुर्सी, पंखा, ये सब उपलब्ध कराने से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर है 1988। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है, ये किसने दिया? जीन पियाजे ने, विलियम मैकडूगल ने, वुडवर्थ ने या प्लेटो ने? अच्छा क्वेश्चन है ये। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन दिया था वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ ने दिया था ये कथन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और विलियम मैकडूगल के बारे में बता दें, इन्होंने संवेग को 14 अलग अलग भागों में डिवाइड किया, या संवेग के 14 पार्ट बताए इन्होंने, विलियम मैकडूगल ने। तो लास्ट सुपर टेट में क्वेश्चन आया था, संवेग को 14 भागों में निम्न में से किसने विभक्त किया? तो इसका आंसर था बी, विलियम मैकडूगल ने। लेकिन संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन है वुडवर्थ का, ऑप्शन सी। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? बताना है आपको, कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। मुख्यतः थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण दिए हैं, नोट कर लेना आप लोग। तो जो मुख्य नियम है वो प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है और अभ्यास का नियम है। ये थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं। और गौण नियम पूछा है इसमें कि कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो वो हो जाएगा डी, सादस्यता का नियम। ये सेकेंडरी नियम है उनका, गौण नियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की पुस्तक किसने लिखी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? चलिए बताइए। ए है विलियम वुंट, बी विलियम जेम्स, सी रुडोल्फ गोल्कार या डी थॉर्नडाइक? कथन से और पुस्तक से हर बार आपके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं कम से कम, और ये आपको याद ही करने पड़ते हैं। इसमें कुछ साइकोलॉजी है नहीं सिखाने की, तो कथन और पुस्तक तो आपको याद करना ही पड़ेगी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है विलियम जेम्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट के बजाय डॉट अधिक है। चलिए बताइए। ऑप्शन है सामाजिकृत अहम केंद्रित, बी है अहम केंद्रित सामाजिकृत, सी है परिपक्व अपरिपक्व और डी है अपरिपक्व अहम केंद्रित। चलिए बताइए आप लोग। यहाँ पे बात हो रही है मध्य बाल्यावस्था की। मध्य बाल्यावस्था की एज होती है लगभग 6 से 9 वर्ष की, और 6 से 9 वर्ष की होती है तो ये बच्चा तो 0 से 2 वर्ष का है नहीं, तो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित तो हो नहीं सकती है, क्योंकि अहम केंद्रित भाषा होती है 2 वर्ष के बच्चों की। तो भाषा यहाँ इसका राइट आंसर होगा, फिलहाल बता दूं मैं, अहम केंद्रित से सामाजिकृत। क्योंकि जो बच्चा है मध्य बाल्यावस्था में वो अहम केंद्रित भाषा का जो होता है वर्ष वो 0 से 2 होता है। तो मध्य बाल्यावस्था क्या है कि 6 से 9 है, तो बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और बच्चा बड़ा हो रहा है तो अहम केंद्रित भाषा पीछे छोड़ रहा है और समाज में अपनी भाषा का निर्माण कर रहा है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत है, समाज में इंटरेक्ट कर रहा है बच्चा। इस एज में मध्य बाल्यावस्था लगभग होती है 6 से 9 वर्ष। इस एज में समाज में घुलने मिलने लगता है वाला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉट के अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ऑप्शन ए है एल्बर्ट बंडूरा, बी है युंग, सी है सिगमंड फ्राइड और डी है कोलबर्ग। चलिए बताइए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं सिगमंड फ्राइड ने, और व्यक्तित्व के 3 ही घटक बताए हैं युंग ने।
लेकिन अहम, पराअहम और इदम ये बताए हैं सिगमंड फ्राइड ने, इसलिए इसका आंसर ये होगा। लेकिन 3 घटक बताए युंग ने बताए हैं अंतर्मुखी, बाहरमुखी और उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर सिगमंड फ्राइड होगा। औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो औसत छात्र होता है उसकी बुद्धि लब्धि बताना है आपको कितनी होती है। 90 से 110, 80 से 90, 110 से 120 या 50 से 70? चलिए बताइए आप लोग। चलिए दे दिया होगा आप लोगों ने अपना आंसर। औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के बीच। और आपको बता दें 80 से 90 में आते हैं मंद बुद्धि। मंद बुद्धि बालक आएंगे जो 80 से 90 के बीच में। 110 से 120 में आते हैं प्रतिभाशाली बालक। और 50 से 70 में आते हैं मूढ़ बुद्धि। चलिए नोट डाउन कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट बालक होता है, बताइए आप लोग, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, औसत बालक या ये सभी? बताना है आपको कि जो विशिष्ट बालक होता है उसे क्या कहते हैं। विशिष्ट बालक को देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में विशिष्ट बालक को ये सभी कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक भी कहते हैं, मंद बुद्धि भी कहते हैं और औसत बालक भी कहते हैं। किसी भी बालक को आपको पर्टिकुलर ये नहीं कहना है कि मंद बुद्धि है या पढ़ने में कमजोर है, सब बालक विशिष्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? और इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। बताइए आप लोग, सामान्य कक्षा में अध्यापक का ध्यान सबसे ज़्यादा किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? उसका फोकस है जो सबसे ज़्यादा किस पर होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिक भिन्नता का। वो इस वजह से क्योंकि एक समावेशी कक्षा में कई प्रकार के छात्र होते हैं, कुछ पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इस सब का ध्यान एक अध्यापक को होना चाहिए कक्षा में। इस सब की समझ होनी चाहिए कि किस टीचिंग टेक्निक से पढ़ाएं सबको, कि सबको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली छात्र हैं तो बस उन्हीं के लेवल का पढ़ा रहे हैं, नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता के बारे की जानकारी कक्षा की पूरी होनी चाहिए अध्यापक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएस थ्योरी किसने प्रतिपादित की? बताइए आप। और ये जो सीखने के नियम हैं इनमें से एक नया क्वेश्चन आता ही है हर बार। आरएस थ्योरी किसने प्रतिपादित की? बताइए आप लोग। देखिए थॉर्नडाइक ने की है जो उद्दीपक अनुक्रिया, यानी एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया। स्किनर ने दी है, इन्होंने ही दी है आरएस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, स्किनर के द्वारा दी गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी बता दें आपको, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है। प्राचीन अनुबंधन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय आपके सामने उपस्थित होंगे बाल विकास के बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लेके। धन्यवाद आपका, और जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो आपके सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद नवोदय क्लासेस से जुड़ने के लिए।